अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने न्यूरोलॉजिकल फिज़िकल थेरेपी में जो टॉपिक देखना है वो है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ के पार्किंसंस डिजीज़ में आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। तो सबसे पहले पार्किंसंस डिजीज़ का जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपको उसके कार्डिनल फीचर्स या उसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और उसको रूल इन या रूल आउट किस तरह से करना है वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो कार्डिनल फीचर्स इसके जो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं वो है रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ट्रेमर्स या पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ब्रेडिकाइनेजिया जो है अर्ली और लेटर स्टेजेस में दोनों में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। इन अर्ली स्टेजेस स्लो मूवमेंट हो जाती है और डिक्रीज एम्पलीट्यूड हो जाता है। लेटर स्टेजेस में जो मूवमेंट है वो एरिथमिक आपको मिलेगी विद फ्रीक्वेंट स्टार्ट हेजिटेशंस एंड अरेस्ट। एकाइनेजिया, एकाइनेजिया होता है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब कि वॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाए और ट्रेमर्स या इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हैं वो उसमें ज़्यादा हो जाए। और इसमें जो बताया हुआ है फ्रीक्वेंट स्टार्ट हेजिटेशन एंड अरेस्ट, कि मतलब उसको एक तो पार्किंसंस के पेशेंट को कोई मूवमेंट स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है और फिर जब एक दफ़ा वो स्टार्ट हो जाता है तो उसको एकदम से स्टॉप नहीं की जाती मूवमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट वॉक करके जा रहा है तो आप उसको वहीं पे कह दें कि स्टार्ट स्टॉप कहना शुरू कर दें कुछ इंटरवल्स पे। उसको आप कहें स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करे अपनी मूवमेंट, उसके पीछे एक थेरेपिस्ट सुपरविजन में हो, वो उसको स्टार्ट करवाए, इनिशिएट करवाए मूवमेंट, वो शफलिंग स्टेप्स या शॉर्टर स्टेप्स लेके थोड़ा चलना शुरू, आप एकदम से कमांड दें स्टॉप, तो उससे वहाँ पे स्टॉप नहीं की जाती अपनी मूवमेंट, यानी वॉलंटरी मूवमेंट पे उसके कंट्रोल नहीं होता। और इस तरह की मूवमेंट को आप कहते हैं ब्रेडिकाइनेजिया या हेजिटेशंस एंड अरेस्ट। एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ब्रेडिकाइनेजिया का, उसमें आप मूवमेंट टाइम देखेंगे, उसमें स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया एग्जामिनेशन ब्रेडिकाइनेजिया। तो इसमें आ गया आपके पास मूवमेंट टाइम देखेंगे, उसके लिए आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसमें आप देखेंगे रिएक्शन टाइम, कि आप उसको कोई कमांड देते हैं तो वो कितनी देर में रिस्पॉन्स देता है उस कमांड को सुनने के बाद, तो उस आप टाइम को कहते हैं रिएक्शन टाइम। इसमें भी स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए रिएक्शन टाइम देख सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स या रैम। रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स क्या हैं कि आपने उसको मूवमेंट स्टार्ट करवाई है और एक टाइम पे आप दो मूवमेंट्स उसको परफॉर्म करने के लिए कहें या रैंडमली दो टास्क एक टाइम पे वो कर रहा हो, तो उसको आप कहेंगे रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स के। फ्लेक्शन परफॉर्म करते करते वो आप उसको एकदम से कहते हैं नाउ परफॉर्म एक्सटेंशन, तो ये रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स होती हैं। देन इसमें EMG परफॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और ये आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन की आप यूज़ करेंगे जिसमें 50 to 120 मिलीसेकेंड्स की आप यूज़ करके तो उसको एग्जामिन करेंगे। फिर आ जाती है इसमें एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एक्सरसाइज ट्रेनिंग को एम्पलीट्यूड बेस्ड बिहेवियर इंटरवेंशन भी कहते हैं। एक्सरसाइज ट्रेनिंग और इसको अल्टरनेटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन भी कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन या एम्पलीट्यूड बेस्ड बिहेवियरल इंटरवेंशन। उसके अलावा ट्रेनिंग और थिंक बिग भी इसको कहते हैं। ली सिल्वरमैन वॉइस ट्रीटमेंट भी इसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं, रेपिटेशन होनी चाहिए मिनिमम 15 रेपिटेशंस ऑफ एनी टास्क परफॉर्म बाय अ पेशेंट। हाई एम्पलीट्यूड यानी लार्जर बॉडी मूवमेंट्स आपने इनकॉर्पोरेट करनी है ट्रीटमेंट में। हाई इंटेंसिटी, उसको आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवानी है, जैसे मतलब जिसमें वो अपनी 80% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी मसल्स की यूज़ करके यूटिलाइज़ करते हुए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे। उसके बाद होल बॉडी मूवमेंट्स, उसमें 50% स्टैंडर्डाइज मूवमेंट्स आ जाती हैं और 50% गोल ओरिएंटेड फंक्शनल एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे। देन स्टैंडर्डाइज मूवमेंट्स में आप उसको
क्या क्या मूवमेंट्स परफॉर्म करा सकते हैं या उसको क्या क्या कह सकते हैं करने के लिए। तो उसमें आपके पास जो अर्ली स्टेज का पार्किंसंस डिजीज़ का पेशेंट होता है उसको आप ये मूवमेंट करेंगे कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में एक नी उसकी फ्रंट साइड वाली वो बेंड हो और इस तरह से वो अपने आर्म्स जो है वो स्ट्रेच करे आउटवर्ड्स। तो इसको आप बिग पोजीशन भी कहते हैं या बायलेटरल बिग आर्म्स भी कहते हैं। देन आपके पास आ जाती है बिग पुशिंग द लेफ्ट फुट इनटू द फ्लोर। ये इसी पोजीशन में लेफ़्ट फुट जो है वो उसको पुश कर रहा हो टुवर्ड्स द फ्लोर और इसको आप बिग आर्म्स हैंड ओपन कहेंगे। इसमें एक हाथ पीछे की तरफ, मतलब ऐसे पेशेंट खड़ा हुआ है तो एक हाथ उसका पीछे की तरफ जा रहा है और एक हाथ उसका आगे की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट फुट को वो जो पुश कर रहा है टुवर्ड्स द फ्लोर। देन आपके पास सिटिंग ट्रंक रोटेशन आ जाती है। उसमें सिंपल आपने पेशेंट को एक स्टूल पर बिठाना है और उसके बाद आपने उसको कहना है कि रीच योर आर्म आउटसाइड या आउटवर्ड्स। उसके बाद सेकंड आर्म जो है वो उसको मतलब एक तरफ एक आर्म को रीच मतलब आउटवर्ड्स किया, ये मूवमेंट करवाई, फिर इसी आर्म को आपने दूसरी तरफ। तो इसमें क्या हो रहा है, सिटिंग में ट्रंक की रोटेशन हो रही होगी। फिर इस आर्म को आप इस तरफ मूव करवाएं, रीचिंग मूवमेंट परफॉर्म करवाएं, देन इस तरफ आप मतलब ये वाली मूवमेंट इस तरह से करवाएंगे। तो ऑल्टरनेटिंग दोनों हैंड्स को यूज़ करेंगे। तो इस पोजीशन को आप कहते हैं या एक्सरसाइज को सिटिंग ट्रंक रोटेशन कहते हैं। फिर स्टैंडिंग ट्रंक रोटेशन आ जाती है। उसमें स्टैंडिंग में यही मूवमेंट आप परफॉर्म करवा दें कि फ़ीट वाइड अपार्ट होने चाहिए और इस तरह से पीछे की तरफ लेकर जाए, फिर आगे की तरफ लेकर आए और ये इस बाजू को पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ। तो ये स्टैंडिंग ट्रंक रोटेशन आ जाएगी। उसके बाद फंक्शनल मूवमेंट रोलिंग, उसमें सिंपल आपने पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटा कर, तो आपने कहना है ये फॉर एग्जांपल मैं सुपाइन लाइन में हूँ तो मैंने इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए मेरे आर्म्स की, ओवरहेड होने चाहिए। उसके बाद मैं कहूँ कि एक आर्म जो है वो साइड पे मूव करें और उसके बाद रोल करें साइड लाइन में और ये वाले हाथ को दूसरे हाथ पर लेकर जाएं, तो ये रोलिंग मूवमेंट आ जाएगी। उसके बाद है सिटिंग। सिटिंग में जो है उसको सिटिंग करवानी है और आर्म्स की मूवमेंट पहले ओवरहेड मूवमेंट करानी है, फिर नीचे की तरफ वो टोज़ को टच करे, देन पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ। इस तरह आपने सिटिंग में फंक्शनल मूवमेंट्स करवानी है। उसके बाद स्टैंडिंग और स्टेपिंग, इसमें ये करना है कि सिंपल वॉक आपने करवाते हुए उसको कहना है कि हाथ पीछे लेकर जाए, हाथ आगे लेकर आए, इस तरह वाली ये वाली मूवमेंट करे और साथ लॉन्गर स्टेप्स जो है या लार्जर स्टेप्स ले और इसके साथ हाथों की मूवमेंट के साथ साथ वो स्टेप्स भी ले और वो लार्जर होने चाहिए स्टेप्स। इसको आप कहेंगे स्टैंडिंग एंड स्टेपिंग। फिर आ जाती है फंक्शनल मूवमेंट्स में एम्बुलेशन, उसमें भी बिग स्टेप्स लेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद ट्रेमर्स आ जाते हैं। ट्रेमर्स में आप उसका क्या क्या देखते हैं, लोकेशन, परसिस्टेंस देखते हैं, लोकेशन देखेंगे, परसिस्टेंस देखेंगे, लोकेशन, परसिस्टेंस, देन आप देखेंगे सेवेरिटी या एम्पलीट्यूड। उसके बाद अर्ली स्टेजेस में जो है वो रेस्टिंग ट्रेमर्स आपको मिलते हैं। लेटर स्टेजेस में जो हैं वो आपकी मूवमेंट के साथ इंटरफेयर होना शुरू हो जाते हैं ट्रेमर्स और फंक्शन आपका जो है वो लिमिट कर देते हैं। स्ट्रेस और डुअल टास्किंग जो है वो इंक्रीज़ करती है आपकी ट्रेमर्स की फ्रीक्वेंसी को। ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में इसके कंपेंसेटरी ट्रेनिंग कराते हैं। कंपेंसेटरी ट्रेनिंग, उसमें क्या करेंगे, वॉकिंग विद हैंड्स इन पॉकेट्स और ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट्स टू डिक्रीज रेस्टिंग ट्रेमर्स। वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। डिस्टल फिक्सेशन या वेटेड कफ्स जो है वो आप लगा के, फॉर एग्जांपल पेशेंट सुपाइन लाइन में लेटा है तो आपने वेटेड कफ जो है वो एंकल पे लगा के, एंकल से थोड़ा ऊपर पॉइंट पे लगा कर तो उसको कहें अब लेग जो है वो रेज़ करे, तो इसको आप कहेंगे वेटेड कफ मूवमेंट। फिर आ जाती है रिजिडिटी। उसमें दो टाइप की रिजिडिटी होती है, एक होती है लेड पाइप और एक होती है कॉगव्हील रिजिडिटी। अब जो कॉगव्हील रिजिडिटी है वो उसमें आपको कोई फ्लक्चुएशंस नहीं मिलती और जो आपके पास है लेड पाइप उसमें आपको फ्लक्चुएशंस मिलती हैं, ट्रेमर्स मिलते हैं। और कॉगव्हील जो है उसमें आपको स्पास्टिसिटी मिलती है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन और उसमें आपको स्पास्टिसिटी
मतलब कॉन्टीन्यूज़ नहीं मिलती। फिर उसके बाद आपके पास एग्जामिनेशन रिजिडिटी का आ जाता है। सिवेरिटी जो है इसकी बेस करती है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट, कि जब पैसिवली एक थेरेपिस्ट जो है उसको कोई मूवमेंट करवा रहा है या आरओएम करवा रहा है तो कितनी रेजिस्टेंस फील कर रहा है बाय द पेशेंट, उसको उसकी सिवेरिटी पे डिपेंड करता है रिजिडिटी कितनी है। उसके बाद एसिमेट्रिकल इन अर्ली स्टेजेस। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर एक्सट्रीमिटी और फॉर सुपाइन। फॉर एक्सट्रीमिटी में पेशेंट सिटेड या सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए और थेरेपिस्ट जो है हर एक्सट्रीमिटी के फुल आरओएम्स करवाए, और सुपाइन में पेशेंट सिटेड ऑन अ मैट और एट द एज ऑफ अ चेयर। एक होती है पर्च सिटिंग। पर्च सिटिंग का मतलब है कि बिल्कुल चेयर के एज पे बैठना और ऐसे बिल्कुल जैसे अभी मतलब वो या तो उसका बैलेंस ख़राब होने पे गिर भी सकता है और आप कह लें कि फुली उसके जो बटक्स हैं वो सपोर्टेड नहीं होंगे चेयर पे और बिल्कुल वो एज पे बैठा हुआ है, कि बिल्कुल ऐसे आपको देखने में फ़ील होगा जैसे अभी ये पेशेंट या अभी ये बंदा जो है वो सिटिंग से स्टैंडिंग में आने लगा है। तो इस पोजीशन को आप कहते हैं पर्च सिटिंग। इसमें क्या करते हैं, मैट पे पेशेंट को या तो बिठा दिया जाता है या एज ऑफ चेयर पे बिठाते हैं। देन टू अलाउ फॉर एक्सकर्शन ऑफ स्पाइनल मोशंस, उसमें आप स्पाइनल आरओएम्स कराते हैं, जैसे ट्रंक फ्लेक्शन होगी, ट्रंक रोटेशन होगी, ट्रंक साइड रोटेशन होगी, तो उसमें पर्च सिटिंग में बिठाते हैं टू अचीव फुल लेंथ ऑफ स्पाइनल मोशंस। फिर आ जाता है टोन चेंजेस इन नेक एंड शोल्डर्स, जो हैं वो अर्ली डिजीज़ में जो है आपको कॉमन मिलते हैं। टोन चेंजेस ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में जो हैं वो मॉडरेट या एक्सटेंसिव स्टेज ऑफ पार्किंसंस में मिलते हैं। उसके बाद रिजिडिटी में फेशियल एग्जामिनेशन आ जाती है। फेशियल एग्जामिनेशन में आपको उन्होंने बताया कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस एंड पार्ट द लिप्स। पार्किंसंस के पेशेंट्स में आपने ये देखना होता है कि वो इमीडिएटली किसी कमांड पे या किसी कोई उनको स्माइल पास कर रहा है तो उनका रिएक्शन क्या है, उनके एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं, आपने वो ऑब्जर्व करना है, इमीडिएट रिएक्शन उनका। और उसके बाद पार्ट द लिप्स, कि मतलब उनके क्लोज थे लिप्स और उसके बाद सेपरेट वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एबिलिटी टू स्माइल और यूज़ द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका आ जाता है रिलैक्सेशन या रिजिडिटी रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेज। उसमें जेंटल रॉकिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, उसमें आप सिंपल उसको चेयर पे बिठा के तो या आप उसको जिम बॉल पे बिठा के तो आप उसको कहें कि स्लाइडली इस तरह वो मूव करता रहे बॉल पे, या जैसे जंप करते हैं आप कह लें, तो ये जेंटल रॉकिंग मूवमेंट की एक टाइप आ जाती है। पीएनएफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें पीएनएफ D2 फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पैटर्न्स। रिलैक्सेशन ऑडियो टेप्स फॉर होम मैनेजमेंट आप दे सकते हैं, कोई काम सा रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो है आप उसको कोई ऑडियो टेप दे सकते हैं फॉर होम प्लान। उसके बाद आपके पास आ जाता है फेशियल मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मसाज, स्ट्रेच, मैनुअल कॉन्टैक्ट, वर्बल क्यूइंग, लिप पर्सिंग। लिप पर्सिंग एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसको आप कह लें कि मोर इफेक्टिव किया जाता है बाय मेकिंग देम स्लोअर एंड मोर इंटेंशनल। इसमें ये होता है कि आप जो है ना लिप्स को पकड़ करते हैं या ऐसे पिंच करेंगे या उसको टच करेंगे, उसके बाद ना क्या होता है कि स्टिमुलस देने पे उसके बाद पेशेंट में आपको ये सिम्टम मिलेगा कि वो फ़ौरन से जो है वो एक्सहेल करेगा स्लोली और डेलिब्रेटली ऑफन टू अ काउंट, मतलब स्टिमुलस के बाद जो है वो पकड़िंग करे लिप्स की और उसके बाद जो है वो एक्सहेल कर दे एयर, तो उसको लिप पर्सिंग कहते हैं। मूवमेंट्स ऑफ टंग, स्वेलुइंग एंड फेशियल मूवमेंट्स सच एज स्माइलिंग, फ्रॉनिंग एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपके पास आ जाता है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर। उसमें आपके पास आता है काइफोसिस डेवलप हो सकता है विद फॉरवर्ड हेड पोस्चर, शैडो पिलो पोस्चर भी इसको कहते हैं, लीनिंग टू वन साइड विद टोनल एसिमेट्रीज और इंक्रीज्ड फॉल रिस्क होता है इसमें पेशेंट में आपको मिलता है। देन आपके पास आ जाता है शैडो पिलो पोस्चर। शैडो पिलो पोस्चर आप ये प्रेजेंटेशन में से देख लीजिएगा किस तरह होगा। अगर सुपाइन में पेशेंट लेटा होगा ना तो उसका हेड जो है ना वो थोड़ा सा रेज्ड होगा, फुली सपोर्टेड नहीं होगा, हेड और नेक जो है उसकी आपको थोड़ी रेज्ड मिलेगी अगर वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ आपके पास आया तो। उसके बाद जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर डिवाइसेस, गोनियोमीटर यूज़ कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव आरओएम को मेजर करने के लिए। सर्वाइकल इंक्लाइनोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं, इंक्लाइनोमीटर को टिल्ट सेंसर भी कहते हैं और स्लोप सेंसर भी कहते हैं, और ये एक ऐसे लेवल मीटर्स होते हैं जो पोस्चर एनालिसिस के लिए या आपकी आरओएम्स को ही मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू मेजर द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आपके पास लेवल ऑफ टिल्ट इसमें मेजर करता है आपकी पिच या रोल एंगल एंड आउटपुट वैल्यूज़। उसके बाद आ जाता है पोस्चर ग्रिड, हेड माउंटेड लेज़र, पोस्चर ग्रिड, प्लम लाइंस
और स्टिल फोटोग्राफी, फ्लेक्सिबल रूलर या वीडियो टेप यूज़ की जा सकती है। तो पोस्चर ग्रिड या पोस्चर प्लम लाइन क्या होती है? पोस्चर ग्रिड ये होती है यूज़फुल टूल होता है पोस्चर असेसमेंट का, और इसमें विजुअल क्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को, और उसके बाद पोस्चरल डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए विजुअल क्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पोस्चर प्लम लाइन जो है वो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द फीट या फ्लोर। परफेक्ट पोस्चर मीन्स, इसका मतलब है कि आपके ईयर, शोल्डर्स, हिप्स, नीज़ और एंकल जो हैं वो एक लाइन में फॉल कर रहे हों। उसके बाद एग्जामिनेशन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर में फंक्शनल मूवमेंट्स कौन कौन सी करवाएंगे? फंक्शनल मूवमेंट्स करवा सकते हैं एक्सियल रोटेशन इन सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, और स्ट्रेट लेग रेज इन सुपाइन करवा सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर करेक्टिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं उसमें पैसिव आरओएम, एक्टिव आरओएम, जॉइंट मोबिलाइजेशन, योगा सीक्वेंस, पीएनएफ, होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, D1 एंड D2 एक्सटेंशन पैटर्न, स्ट्रेचेस फॉर कॉमन एरियाज ऑफ लिमिटेशन और पोजिशनिंग। फिर योगा सीक्वेंसेज आ जाते हैं उसमें कैट पॉज आ जाता है कि आप मैट पे पेशेंट को कहें कि प्रोन लाइन में जाके, तो फिर वो एक कैट, जैसे कैट होती है ऑन फोर लिम्स, तो उसमें हैंड जो है उसके सपोर्टेड होने चाहिए, पीछे से नीज़ उसकी फ्लेक्स होनी चाहिए इस पोजीशन में, और उसका हेड जो है वो नीचे फुल फ्लेक्शन में होना चाहिए, तो इसको आप कैट पोज कहते हैं। फिर काउ पोज, वही 4 क्वाड्रूपूड पोजीशन में प्रोन में आप इस तरह हेड को एक्सटेंड कर लें तो ये आपका काउ पोज आ जाता है। देन आपका कोबरा पोज आप करवा सकते हैं। प्रोन लाइन में पेशेंट होना चाहिए और उसमें सिंपल आपने प्रोन लाइन में सिर्फ हाथ सपोर्ट किए हुए, एल्बो आपका 90 डिग्री फ्लेक्शन में होना चाहिए। देन आपका जो है हेड एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो ये आपका है कोबरा पोज। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आ जाता है, लो लंज है, वॉरियर 2 पोज है, चेयर कैट पोज है, चेयर काउ पोज, चेयर गेट पोज, चेयर स्पाइन ट्विस्ट, चेयर पिजन पोज, मॉडिफाइड लो लंज। ये आप सारी पिक्चर्स देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी में कन्फ्यूजन होगी तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। लंज वेरिएशन 2, मॉडिफाइड एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। फिर आ जाती हैं सजेस्टेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर कॉमन एरियाज ऑफ लिमिटेशन। उसमें सर्वाइकल रोटेशन है, रिट्रैक्शन है, शोल्डर फ्लेक्शन विद ट्रंक एक्सटेंशन करा सकते हैं। सर्वाइकल रिट्रैक्शन की बात करें तो सिटिंग अगेंस्ट बैक वॉल, मतलब किसी स्टूल पे बिठा दें और वॉल के साथ उसकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, या सुपाइन लाइन में होना चाहिए और बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। हेड रिट्रैक्शन उसको कराएंगे या चिन टक करने के लिए कहेंगे। इस तरह से सर्वाइकल रिट्रैक्शन कराते हैं। सर्वाइकल रोटेशन सिटिंग या सुपाइन में हेड की रिट्रैक्शन करा के हेड जो है वो साइड टू साइड टर्न किया जाए, तो ये सर्वाइकल रोटेशन है। शोल्डर फ्लेक्शन विद ट्रंक एक्सटेंशन, सिटिंग में हैंड जो है वो क्लैस्प करके इस तरह से ये वाली पोजीशन कर ली जाए और ओवरहेड इसको मूव किया जाए, तो ये आपकी शोल्डर फ्लेक्शन आ जाएगी और साथ थोरेसिक की एक्सटेंशन होगी। सुपाइन, पिलो अंडर थोरेसिक स्पाइन, हैंड्स क्लैस्प टुगेदर, ओवरहेड आर्म जो है वो लिफ्ट विद थोरेसिक एक्सटेंशन। फिर सजेस्टेड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर कॉमन एरियाज ऑफ लिमिटेशन, यही इसमें एल्बो फ्लेक्शन और ट्रंक एक्सटेंशन कैसे करवाएंगे। देन ट्रंक रोटेशन सुपाइन में आप करवा सकते हैं, हैंड्स क्लैस्प होने चाहिए, होल्ड, या फिर आप उसको कोई स्मॉल बॉल जो है वो होल्ड करवा दें, आर्म जो है वो मूव करें विद ट्रंक साइड टू साइड। फिर हुक लाइन में करा सकते हैं लोअर ट्रंक रोटेशन की, अगर आपने स्पेसिफिकली फोकस करनी हो, नीज जो है वो मूव करेंगे विद ट्रंक रोटेशन साइड टू साइड। सिटिंग या स्टैंडिंग में बोथ आर्म्स आउट टू वन साइड, आर्म्स मूव द ट्रंक रोटेशन साइड टू साइड। फिर हिप एक्सटेंशन है, हुक लाइन में ब्रिजिंग अगर आप कराते हैं, स्टैंडिंग में एक्टिव हिप एक्सटेंशन या फॉरवर्ड लंज पोजीशन में हिप एक्सटेंशन में जा रहा है, सुपाइन में हिप और नीज एक्सटेंडेड होंगे, हाई नीलिंग आप करवा सकते हैं। उसके बाद हिप एबडक्शन है, सुपाइन लाइन में 1 लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड और एबडक्टेड होनी चाहिए और अदर जो है वो हुक लाइन में हो। नी एक्सटेंशन स्टैंडिंग में फॉरवर्ड लीन आप कर सकते हैं विद वॉल पुशअप्स। उसके बाद एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन है, स्टैंडिंग में फॉरवर्ड लीन विद वॉल पुशअप्स। पोजिशनिंग आ जाएगी, पोजिशनिंग प्रोन लाइन फॉर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर आ जाएगा, साइड लाइन विद अ पिलो अंडर लेटरल ट्रंक फॉर पेशेंट हु कैन डेवलप लेटरल कॉन्ट्रैक्चर, और मैकेनिकल स्ट्रेचेस करवाते हैं जिसमें टिल्ट टेबल या पुली सिस्टम यूज़ करते हैं। टिल्ट टेबल हमने पहले पढ़ा था ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में, उसमें ये करते हैं कि एक मॉनिटर के साथ बेड अटैच है और पेशेंट को लिटा दिया जाता है सुपाइन लाइन में। देन थेरेपिस्ट जो है पहले रिकॉर्ड कर लेगा वाइटल्स मॉनिटर से, उसके बाद उसके बेड को जो है वो, पहले बेड था इस तरह, फिर बेड को इस पोजीशन में कर दिया, खड़ा कर दिया, तो उस पर उसके एक्सप्रेशंस नोट करेगा, उसके वाइटल्स मॉनिटर्स पे चेक करेगा और फिर दोबारा उसका बेड जो है वापस उसी पोजीशन में ले जाएगा। इसको टिल्ट टेबल टेस्ट कहते हैं। मोटर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करा सकते हैं, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज और माइक्रोग्राफिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा सकते हैं।
फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपने टारगेट करने हैं एंटी ग्रेविटी एक्सटेंसर मसल्स को टारगेट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हैं टू इम्प्रूव मसल फोर्स, ब्रेडिकाइनेसिया और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पेशेंट्स विद पार्किंसंस। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल पे बेस करती है। उसका ये होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ किया जाता है आपका स्ट्रेस या वेट, और फिर उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे देखा जाता है कि स्ट्रेस इंक्रीज़ करने से एक्टिविटी पे कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर इसमें यूज़ रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन जिसको आप कहते हैं RPE, रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, RPE। ये एक स्केल है 5 to 6 जो है इसमें सम हार्ड होता है और ये 10 पॉइंट स्केल होता है। 10 to 12 रेपिटेशन जो हैं आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में करानी होती हैं। उसके बाद ईच रेपिटेशन में आपने 10 सेकंड्स का होल्ड रखना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो 2 डेज़ पर वीक करवाई जा सकती है या नॉन कंसेक्टिव डेज़ में। प्रोग्रेशन पेशेंट की टॉलरेंस पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी प्रोग्रेशन करानी है। एक्सरसाइज मशीन्स जो हैं वो सेफ़र होती हैं दैन फ्री वेट्स फॉर पेशेंट्स। फिर आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है वो ऑप्टिमली टाइम्ड होनी चाहिए ऑन पीरियड्स व्हेन द पेशेंट इज़ एट हिज और हर बेस्ट, मतलब कि आप एक्सरसाइज को उस टाइम में डिज़ाइन करें जब पेशेंट जो है फुल एनर्जेटिक हो और आपको फुल एनर्जी के साथ जो है वो परफॉर्मेंस दे, तो उसको या आप कह लें 45 मिनट्स टू 1 आवर आफ्टर मेडिकेशन उससे आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मोटर लर्निंग आ जाती है, उसमें स्लोअर लर्निंग रेट्स आ जाते हैं, रिड्यूस एफिशिएंसी है, इंक्रीज्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ लर्निंग। प्रोसीजरल ट्रेनिंग लर्निंग डेफिसिट्स आ जाते हैं फॉर कम्प्लेक्स एंड सीक्वेंशियल टास्क। फिर मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग विद इंटरनली जनरेटेड क्यूज़ जो है इंटरनली जनरेटेड क्यूज़ होते हैं, यानी ब्रेन से जो सिग्नल्स या मैसेजेस आ रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़ में वो जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर अ पेशेंट टू लर्न अगेन। तो इसमें इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस करवाई जाती हैं टू अचीव एनी फंक्शनल एक्टिविटी या उसको रीलर्न कराया जाता है। तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो है वो रिड्यूस करती है आपके क्लटर को और अटेंशनल डिमांड्स करती हैं, जो अटेंशनल डिमांड्स की तरफ जाती है जो आपकी ट्रिगर करती है पार्किंसंस में फ्रीजिंग एपिसोड्स वही हेजिटेशन और अरेस्ट वाली सिचुएशन। मोटर लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में इसके अलावा आप ब्लॉक प्रैक्टिस ऑर्डर करा सकते हैं या स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। ब्लॉक्ड प्रैक्टिस ऑर्डर या स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। ब्लॉक प्रैक्टिस ऑर्डर ये होता है कि इसमें जो सारी ट्रायल्स हैं ना एक दिन में या एक टास्क की वो जो है कंप्लीट की जाती हैं बिफोर गिविंग अ न्यू टास्क। उसको आप उस टाइप ऑफ प्रैक्टिस को कहते हैं ब्लॉक प्रैक्टिस ऑर्डर। फिर आ जाती है स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन, उसमें कमांड्स जो हैं वो कमांड्स देने पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कहेंगे। फिर एक्सटर्नल क्यूज़ आ जाते हैं, उसमें विजुअल क्यूज़ हैं, रिदमिक ऑडिटरी क्यूज़ आ जाते हैं और मल्टी सेंसरी क्यूज़ आ जाते हैं। देन फंक्शनल ट्रेनिंग आ जाती है, फंक्शनल मोबिलिटी जिसमें आप बेड मोबिलिटी स्किल्स, रोलिंग, ब्रिजिंग, सुपाइन टू सिट ट्रांजिशन ये परफॉर्म कराएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है बैलेंस ट्रेनिंग, उसमें सेंटर ऑफ मास या लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी ट्रेनिंग कराएंगे। और लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, पॉइंट्स एट विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोचेज द लिमिट्स ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट एंड अ करेक्शन स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द सेंटर ऑफ मास विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट। मतलब आप कह लें कि लिमिट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऐसी लिमिट्स हैं जिसके अंदर वो ऐसे पॉइंट जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो मतलब डिस्टर्ब होके इधर उधर पॉइंट हो रहा है और आपके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकल गया, तो उस पॉइंट की लिमिट से बाहर पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पड़े तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या आप मॉडिफिकेशंस करेंगे और मॉडिफिकेशंस के बाद वो दोबारा से करेक्ट होके विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट लाए करे और वो एक्टिविटी ईजिली परफॉर्म कर ले, तो ऐसे पॉइंट्स को आप कहते हैं लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी। बैलेंस ट्रेनिंग शुड एम्फसाइज प्रैक्टिस ऑफ डायनामिक स्टेबिलिटी टास्क, उसमें वेट शिफ्ट आ जाता है, ऑल्टरनेटिंग यूनिलेटरल वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, रीचिंग, एक्सियल रोटेशन ऑफ हेड एंड ट्रक, एक्सियल रोटेशन कंबाइंड विद रीचिंग एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपके पास आ जाता है सीटेड एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिसमें आप थेरेपी बॉल पे बिठा सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रुपुट पोजीशन, नीलिंग, हाफ नीलिंग या स्टैंडिंग ऑन अ डिस्क करवाएंगे। ये इसकी सबकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा इसमें से।
उसके बाद ऑल्टरनेटिंग आर्म पोजिशन, आर्म्स आउट टू साइड, आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस चेस्ट या रीचिंग, ऑल्टरिंग फुट लेग मूवमेंट्स, फीट अपार्ट या फीट टुगेदर। और किचन सिंक एक्सरसाइजेज में हील रेजेस या टो ऑफ्स कराएंगे, पार्शल वॉल स्क्वाट्स करा सकते हैं, चेयर राइजेस, सिंगल लिम्ब स्टांस विद साइड किक, बॉल किक। और उसके बाद मोटर प्लानिंग में स्टार्ट, हेजिटेशन, फ्रीजिंग एपिसोड्स, पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट, गेट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई होती हैं या डिस्टर्बेंस आई होती है, रिड्यूस स्ट्राइड लेंथ होती है, रिड्यूस स्पीड ऑफ वॉकिंग, कैडेंस जो है स्टेप्स पर मिनट जो है वो इंटैक्ट हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं इन एडवांस्ड पार्किंसंस डिजीज़। इंक्रीज्ड जो है वो टाइम मिलेगा डबल लिम्ब सपोर्ट, यानी दोनों फुट्स पे उसने एक साइकिल में कितनी मूवमेंट की है उसको आप कहते हैं डबल लिम्ब सपोर्ट। इनसफिशेंट हिप, नी और एंकल फ्लेक्शन होगी, इसकी वजह से शफलिंग स्टेप्स होते हैं। इनसफिशेंट हील स्ट्राइक होगी जिसकी वजह से फोर्थ फुट पे लोड ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास गेट ट्रेनिंग में वर्बल इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वॉक टॉल, वॉक फास्ट, टेक लार्जर स्टेप्स, स्विंग बोथ आर्म्स। फुट क्लियरेंस एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी ट्रेडमिल एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। पोल वॉकिंग, हाइक लाइक वॉक, मतलब कि ऐसे जैसे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे उसको मूव करवा रहे हैं तो इसको पोल वॉक कहते हैं। टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग या थेरेपी डॉग ट्रेनिंग, थेरेपी डॉग्स ऐसे डॉग्स होते हैं जो अपने ओनर्स के साथ जाते हैं वॉलंटियर एज अ वॉलंटियर इन सेटिंग्स सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स में। गेट ट्रेनिंग है, यूज ट्रिक्स टू यूज डिक्रीज फ्रीजिंग एपिसोड्स। उसके बाद थेरेपी डॉग ट्रेनिंग की पिक्चर एक दी हुई है वो आप देख लीजिए। कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन में लो रेस्टिंग ब्लड प्रेशर होता है, कॉम्प्रोमाइज सीवियस रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन। और पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए आप हफिंग या कफिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, मैनुअल टेक्निक्स, चेस्ट वॉल मोबिलिटी को मेंटेन कराने के लिए PNF D1 या D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन पैटर्न, एरोबिक ट्रेनिंग कराएंगे। सेंसेशन में पैरेस्थीजिया हो सकता है, पेन या एकैथीजिया। एकैथीजिया एक ऐसा मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के लिए स्टिल पोजीशन में रहना या स्टिल पोजीशन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाए तो उसको एकैथीजिया कहते हैं। कॉग्निशन, फंक्शन और बिहेवियर में डिमेंशिया, ब्रेडिफेरेनिया जो है वो स्लोड थिंकिंग या प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं। विजुअल स्पेटियल डेफिसिट्स, डिप्रेशन, डिस्फोरिक मूड, इंटेंस फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं। स्पीच, वॉइस और स्वेलिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक्सेस स्वेटिंग, एबनॉर्मल सेंसेशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, सिबोरिया, सेलोरिया, सिबोरिया मतलब एक्सेसिव सिबम सिक्रीशन, साइलोरिया एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन और उसके बाद होल बॉडी वाइब्रेशन, ये आप करवा सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।